हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी की 2023 में होने वाली उन सभी एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जिनमें करंट अफेयर से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर के मद्देनजर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 2023 में जो जारी किया केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट 2023 का यहाँ पे संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। संपूर्ण विश्लेषण के साथ ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो बजट शब्द की उत्पत्ति है वह कहाँ से होती है, इसके संदर्भ में इतिहास से दोस्तों आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहला बजट को किसने पेश किया, जो हमारे स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस प्रकार से रहा, और यहाँ पे बात करते हैं गणतंत्र भारत का बजट किस प्रकार से रहा, सबसे पहली महिला बजट पेश करने वाली कौन रही। इस प्रकार के समस्त जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पे बारी बारी से बात करने वाले हैं। आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपकी जो 2023 में होने वाली समस्त एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं केंद्रीय बजट 2023 की। इसकी फुल डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगी, साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट या कहा जाए एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं बजट 2023-24। जी हाँ, बजट 2023-24 के लिए यहाँ पे पेश किया गया है। तो बात करते हैं ये बजट कब पेश किया जाता है। तो दोस्तों, इसको चेंज किया गया है। पहले ये जो बजट पेश किया जाता था वह फरवरी मंथ में, जी हाँ, अंतिम जो फरवरी का कार्य दिवस होता था उस पर पेश किया जाता था, और लेकिन अब पेश किया जाता है जो फरवरी का प्रथम कार्य दिवस होता है तब पेश किया जाता है। तो दोस्तों, 2023 का बजट 1 फरवरी को पेश किया गया है। किसने पेश किया है? तो दोस्तों, भारत के अभी वर्तमान में जो वित्त मंत्री है, जी हाँ, आप ये छायाचित्र देख पा रहे हैं, यह निर्मला सीतारमण है जो कि भारत की यहाँ पे वित्त मंत्री है। अब बात करते हैं जो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने अपना 5वां बजट पेश किया है। जी हाँ, निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश किया है। यह भी आपसे आगे आने वाली एग्जामों में क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं कि दोस्तों, अभी आप सभी को पता है कि भारत ने अभी आजादी का 75वां, जी हाँ, आजादी का 75वां यहाँ पे महोत्सव मनाया है। इसे दोस्तों आजादी का 75वां जो अमृत काल के रूप में बनाया गया है, आजादी का 75वां महोत्सव मनाया है, उसको दोस्तों यह बना चुके हैं। अब जो आगे का जो वर्ष होने वाले हैं 2023, जी हाँ, जो आजादी का अमृत काल जो मनाया जाने वाला है, बजट 2023 अमृत काल का पहला बजट है। तो दोस्तों, आपसे एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जो अमृत काल है, अमृत काल कितने वर्ष का होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे 25 वर्ष का अमृत काल होने वाला है। इसका कार्यकाल या जो कहा जाए कि कौन सी सन से कौन सी सन तक होने वाला है, तो हम बात करते हैं 2022 से 2047 तक। जी हाँ, 2022 से 2047 तक इसका जो यहाँ पे जो अमृत काल का यह समय होने वाला है। और दोस्तों, जो आजादी का 75वां महोत्सव मनाया गया है, उसके बाद में जो हम 2022 से 2047 तक का जो वर्ष होने वाला है उसे अमृत काल के रूप में मनाया जाने वाला है। और ये अमृत काल का जो 2023 में बजट पेश किया गया है वह अमृत काल का पहला बजट है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बजट के इतिहास से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत का पहला बजट कब पेश किया गया। तो ब्रिटिश भारत का जो पहला बजट पेश किया जाता है वह 1807 में, जी हाँ, 1807 में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन है एसएससी का काफी प्रिय क्वेश्चन है। आपको जो यहाँ पे इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं एसएससी के काफी प्रिय क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों, आपकी अदर जो रेलवे के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अदर स्टेट की भी दोस्तों किस प्रकार से एग्जाम होती है। तो स्टैटिक्स से जीके के मद्देनजर इन तमाम टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बात करते हैं फैक्ट के ऊपर, वह है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया। तो स्वतंत्र भारत दोस्तों आप सभी को पता है 1947 में आजाद होता है। और उसके बाद दोस्तों जो पहला बजट पेश किया गया था तो उस समय दोस्तों वित्त मंत्री थे षणमुखम चेट्टी, और षणमुखम चेट्टी के द्वारा 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन सा है। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। तो दोस्तों, आप सभी को पता है भारत गणतंत्र कब होता है, जब 1950 में, जी हाँ, 1950 में जो गणतंत्र यहाँ पे लागू किया जाता है, संविधान लागू किया जाता है, उसी के साथ भारत गणतंत्र होता है। और 1950 में दोस्तों कहा जाता है कि जो गणतंत्र भारत का पहला बजट है 1950 में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया है। तो दोस्तों, अभी तक आजादी से लेकर 1947 से लेकर अभी तक दोस्तों जो सर्वाधिक 10 बार बजट पेश एक ही व्यक्ति ने किया वह है मोरारजी देसाई। जी हाँ, मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। यह क्वेश्चन भी दोस्तों एसएससी का काफी फेमस क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया। तो मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। और जो दोस्तों इस बार जो 2023 का बजट था वह निर्मला सीतारमण का 5वां बजट था। अब देखते हैं कि आगे के कार्यकाल में या जो अगली जो लोकसभा होती है उसमें उनको यह मंत्री पद मिलता
मिलता है या किसी और को मिलता है, लेकिन जो 2023 में जो स्मृति जो यहाँ पे हम बात करते हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने अपना जो 5वां बजट पेश किया था। चलिए अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, जो है बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन है। तो दोस्तों बजट पेश करने वाली पहली महिला, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए इंदिरा गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी है जो कि बजट पेश करने वाली भारत की प्रथम महिला है। लेकिन दोस्तों ये प्रधानमंत्री रहते हुए, जी हाँ प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने यह जो बजट पेश किया, तो कहा जा सकता है कि ये कार्यवाहक वित्त मंत्री के तौर पे यहाँ पे यह बजट पेश करती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी एसएससी में काफी बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों अब बात करते हैं पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री दोस्तों जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है भारत की वित्त मंत्री, वह पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। दोस्तों बजट पेश करने वाली पहली महिला जो इंदिरा गांधी है, लेकिन वह दोस्तों कार्यवाहक वित्त मंत्री थी। और जो दोस्तों बात किया जाता है पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों ये समस्त फैक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन समस्त फैक्ट को कवर करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2023 के लिए जो बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा उनके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं चालू वर्ष जो 2022-23 का है, हमारा आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है। जी हाँ, जो चालू वर्ष है 2022-23 का जो अभी आर्थिक विकास दर है वह 7% रहने का अनुमान है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको स्टार लगा लीजिएगा। और बात करते हैं 2023-24 की, 2023-24 में जो आर्थिक विकास दर है वह 6.5% रहने का अनुमान है। तो दोस्तों इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा। इन दोनों फैक्ट से दोस्तों आपके आगे आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों 2023 में जितनी भी वैकेंसी या जितनी भी एग्जामों का आयोजन किया जाने वाला है उनमें दोस्तों यहाँ से 100% क्वेश्चन छपने वाला है। बजट टॉपिक से दोस्तों 100% क्वेश्चन छपते हैं, चाहे वह किसी प्रकार की आपकी एसएससी की एग्जाम हो या अन्य दोस्तों स्टेट की आपकी एग्जाम होती है, उनमें भी बजट से जो केंद्रीय बजट होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे दोस्तों क्वेश्चन बजट से पूछे जाने वाले हैं, चाहे दोस्तों बजट में जिन योजनाओं का अपन बात करते हैं कि योजनाओं का नाम लिया गया है, बजट में जिन जिन योजनाओं का नाम आता है उनकी स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाता है। कब इनकी स्थापना की गई, कहां से स्थापना की गई, इसमें किस प्रकार से लक्ष्य रखा गया, उद्देश्य क्या रखा गया, इस प्रकार के जो समस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह बजट को रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था किसकी है। तो 2023 में दोस्तों जो बजट पेश किया गया है उसमें निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया है कि पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत की है। तो दोस्तों आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि जो हमारा आर्थिक विकास दर 2022-23 में 7% रहने का अनुमान है, वही 2023-24 में 6.5% रहने का अनुमान है। इसीलिए दोस्तों पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत की है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जी हाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जो कि यहाँ पे लागू की जाती है कोरोना काल के अंदर। जी हाँ कोरोना काल के अंदर यहाँ पे लागू की जाती है और उनको जो गरीब परिवार होते हैं उनको यहाँ पे जो अंत्योदय में बात की जाती है तो उनको दोस्तों जो खाद्यान्न है वो मुफ्त दिया जाता है कोरोना काल से। अब दोस्तों बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष के लिए, जी हाँ जो संपूर्ण 2023 में दोस्तों जो यहाँ पे राशन मिलता है वह बिल्कुल फ्री दिया जाने वाला है, जो कि अंत्योदय और जो प्राथमिकता प्राप्त परिवार है उनको बिल्कुल मुफ्त यह राशन प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो इस बार जो 2023 में बजट पेश किया गया है उसकी तुलना 2014 से की गई है। तो बजट की 2014 से तुलना किस प्रकार की गई है। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि जो सिर्फ 9 सालों के अंदर भारत दुनिया की 10वीं, जी हाँ सिर्फ 9 सालों के अंदर, तो 9 साल कौन से काउंट किए गए हैं 2014 से लेकर जो 2023 तक जो वर्तमान में बजट पेश किया गया है, उन सिर्फ जो 9 सालों के अंदर भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो अंतर तो ये है 2014 से तुलना करते हैं तो 2014 में दोस्तों भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जबकि दोस्तों हम बात करते हैं 2023 में तो भारत दोस्तों 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जी हाँ भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये सबसे जो इंपॉर्टेंट तुलना करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य तो यह निकल के आता है। तो दोस्तों आपको आगे आने वाले एग्जामों में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत कौन सी नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो विश्व में बात करते हैं तो दोस्तों भारत सब विश्व की सबसे बड़ी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय है जो कि 1.97 लाख रुपए है। जी हाँ 1.97 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय भारत की अभी गणना की गई है। अब बात करते हैं
अर्थव्यवस्था जो 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है वह भारत है, जो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होता है, वह इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो दोस्तों भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए, जी हाँ, ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत है जो कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो ये दोस्तों समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 2023 में जो बजट पेश किया गया है उसमें जिन जिन योजनाओं का यहाँ पे नाम लिया गया है उनकी स्थापना से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन है जो कि 2 अक्टूबर 2014 से लागू होता है और 2 अक्टूबर 2019 में तक इसे लागू किया गया था। और अब बात करते हैं अगली योजना जो कि उज्ज्वला योजना है दोस्तों, जो भारत में दोस्तों गरीब परिवारों को सिलेंडर वितरित करने के लिए यह योजना भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से इसका यहाँ पे आरंभ किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है, श्री गणेश किया जाता है। तो और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अगले इंपोर्टेंट योजना के ऊपर, प्रधानमंत्री जनधन योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका जो शुभारंभ किया गया 28 अगस्त 2014 से इसका शुभारंभ किया जाता है। और ये दोस्तों भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश वाली योजना भी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना है जो कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन वाली योजना भी है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन वाली योजना कौन सी है। तो दोस्तों जो भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना है वह इस प्रकार से आपका आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बजट 2023 की कितनी प्राथमिकताएं रखी गई है, क्या क्या लक्ष्य रखा गया है, किन क्षेत्रों में कितना रुपए दिया गया है, उन सभी के बारे में हम यहाँ से विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से पुटअप कर सकता है कि बजट 2023 में कितनी प्राथमिकताएं रखी गई हैं। तो बजट 2023 में 7 प्राथमिकताएं रखी गई हैं। अब यह 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है उनके ऊपर बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं, पहली प्राथमिकता जो रखी गई है समावेशी विकास, दूसरी प्राथमिकता है अवसंरचना और निवेश, तीसरी प्राथमिकता रखी गई है अंतिम छोर तक पहुंचना, चौथी जो प्राथमिकता रखी गई है युवा शक्ति, पांचवी प्राथमिकता रखी गई है वित्तीय क्षेत्र, छठी प्राथमिकता रखी गई है हरित विकास और सातवीं प्राथमिकता रखी गई है क्षमता उभारना। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं बजट 2023 में इस प्रकार 7 प्राथमिकताएं रखी गई है। अब उन 7 प्राथमिकताओं को हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं कि समावेशी विकास में किन किन मुद्दों के बारे में बात किया गया है और कहां कहां पे दोस्तों बजट यहाँ पे अलॉट किया गया है, उन सभी के बारे में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समावेशी विकास जो कि बजट 2023 की प्रथम प्राथमिकता रखी गई है। तो दोस्तों समावेशी विकास से यहाँ पे आज से है सबका साथ सबका विकास, और साथ ही समावेशी विकास में हम बात करने वाले हैं कृषि के ऊपर बात करेंगे, कृषि के जो साथ ही हम बात करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर भी बात करने वाले हैं। स्वास्थ्य के अलावा यहाँ पे जो समावेशी विकास है उसमें शिक्षा के क्षेत्र को भी इसमें ही ऐड किया गया है। तो कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में समावेशी विकास में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों प्राथमिकता फर्स्ट में सबसे पहली जो पॉइंट आता है, फैक्ट आता है, उसके ऊपर बात करते हैं, वह है कृषि वर्धक निधि। जी हाँ, कृषि वर्धक निधि यहाँ पे जो बनाई गई है या बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड। जी हाँ, जो एक नया फंड बनाया गया है उसका नाम है कृषि वर्धक निधि। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों को एग्री स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए बजट 2023 में एक नए फंड की घोषणा की गई है। तो दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि कृषि वर्धक निधि जो फंड है यह कौन से बजट में पेश किया गया। तो 2023 में यह पेश किया जाता है। तो इसका दोस्तों उद्देश्य क्या रखा गया है, ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा उद्यमी है उनको एग्री स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों इस फंड की स्थापना की जाती है। अब एग्री स्टार्टअप क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो एग्री से दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि कृषि यहाँ पे है। तो दोस्तों कृषि से जो उत्पादों से दोस्तों जो उद्योग बनाए जाते हैं, जैसे दोस्तों कृषि किस क्षेत्र में यदि टमाटर की कृषि अधिक होती है तो वहां से टमाटर से सॉस किस प्रकार से बनाया जाता है या जो टमाटर से और किस प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, उन सभी को स्टार्टअप करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कृषि वर्धक निधि या कहा जाए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों कृषि वर्धक निधि जो स्थापना की गई है 2023 के बजट में की गई है। समस्त फैक्ट यहां से आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ बोध कार्यक्रम। जी हाँ, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ बोध कार्यक्रम के बारे में बात किया गया है। तो दोस्तों जो आत्मनिर्भर बागवानी के लिए दोस्तों यहाँ पे 2200 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। जी हाँ, बजट 2023 में आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ बोध कार्यक्रम के लिए
2200 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ये 2200 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, ये किस क्षेत्र में दिए हैं? आत्मनिर्भर बागवानी। और साथ ही बात करते हैं जो हॉर्टिकल्चर होता है, जी हाँ, हॉर्टिकल्चर से यहाँ क्या उद्देश्य है, जिसमें दोस्तों सब्जी व फल फूलों का यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में समावेश किया जाता है। तो सब्जी व फल फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए तथा रोग मुक्त विकास तथा तीव्र गति से हॉर्टिकल्चर का विकास हो सके, उसके लिए दोस्तों एक कार्यक्रम चालू किया गया है। और हॉर्टिकल्चर में दोस्तों सब्जी व फल फूलों के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो इनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही दोस्तों किस प्रकार से हॉर्टिकल्चर में सफल फल फूलों या सब्जियों की किस प्रकार से रोग मुक्त कृषि की जा सके, उसके लिए या तीव्र हॉर्टिकल्चर का तीव्र विकास करने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ बोध कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसके मद्देनजर दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा 2200 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जो कि दोस्तों 2023 में 2200 करोड़ रुपए फंड दिया गया है, वह आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ बोध कार्यक्रम के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र। जी हाँ, जो मिलेट होता है, तो मिलेट से आप समझ पा रहे होंगे जो मोटे अनाज होते हैं, जी हाँ, मोटे अनाज होते हैं उनको मिलेट कहा जाता है। तो मोटे अनाज में दोस्तों क्या क्या आता है, तो उसमें बात करते हैं ज्वार है, रागी है, बाजरा है, कुटकी है, सामा है। ये दोस्तों समझ जो मोटे अनाज है वह मिलेट में अंदर आते हैं। और दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मोटे अनाज के लिए जो वर्ष घोषित किया गया है वह 2023 को, जी हाँ, 2023 को वर्ष मोटे अनाज के लिए घोषित किया गया है। तो दोस्तों यह 2023 में होने वाली समस्त उन एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, जिनमें दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2023 है जो कि मोटे अनाज के लिए या मिलेट के लिए घोषित किया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो मोटे अनाज होते हैं उनको दोस्तों पोषण के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए और जो किसानों के कल्याण के लिए दोस्तों यह जो मिलेट के लिए एक वैश्विक केंद्र खोला गया है, उसका नाम है श्री अन्न। जी हाँ, श्री अन्न। तो एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जो श्री अन्न है 2023 के बजट में जो चर्चा में आया उससे क्या हास्य है। तो दोस्तों बात करते हैं श्री अन्न जो रखा गया है मिलेट के लिए एक वैश्विक केंद्र है, जो कि श्री अन्न के नाम से खोला गया है। वह दोस्तों कार्य करेगा जो मिलेट के पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण के लिए। तो दोस्तों अब यहां से आपसे एग्जामिनर इस प्रकार भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जो मिलेट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों भारत है, जो कि मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक करता है। साथ ही हम बात करते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश दोस्तों मिलेट का है। तो दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादन के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो उत्पादन के दृष्टिकोण से दोस्तों भारत यहाँ पे पहले नंबर पर आता है मिलेट में, और दूसरे नंबर पे आता है निर्यात करने में। तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश मिलेट का है जो भारत है। और दोस्तों यहाँ उत्पादन में भारत नंबर 1 पे आता है, जबकि निर्यात करने में नंबर 2 पे आता है। तो दोस्तों यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी के मद्देनजर जो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। जी हाँ, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों ये बजट से हाईलाइट में आ चुका है। तो दोस्तों यहां से आपकी 2023 में होने वाली एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान है वह हैदराबाद में स्थित है। और दोस्तों 2023 के जो बजट हुआ है उसमें मिलेट के लिए जो वैश्विक केंद्र खोला जाएगा उसके मद्देनजर ही दोस्तों इसको उत्कृष्टता केंद्र भी यहाँ पे खोला जाने वाला है। जी हाँ, जो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है इसको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में यहाँ पे विकसित किया जाने वाला है। तो दोस्तों यह भी यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन छपने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले फैक्ट के ऊपर। 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण दिया गया है, जो कि दोस्तों 2023 के बजट में जो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया है उसमें कहा गया है कि 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों हम बात करते हैं वह चाहे वह फसल का ऋण हो या पशुपालन के लिए हो, डेयरी विकास के लिए या मत्स्य पालन के लिए, दोस्तों समस्त प्रकार से दोस्तों यह जो चार यहाँ पे तथ्य पेश किए गए हैं, चाहे वह दोस्तों फसल लोन हो, पशुपालन लोन हो, डेयरी लोन हो या मत्स्य पालन का लोन हो, ये समस्त लोन यहाँ पे दोस्तों ऋण यहाँ पे समावित किए गए हैं। तो दोस्तों इन सभी की संख्या है 20 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 20 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण दिया गया है। तो दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जो वर्ष 2023 में कृषि ऋण के लिए कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो कृषि ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की ऋण राशि है जो कि आवंटित की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कौशल विकास के ऊपर। जी हाँ, स्वास्थ्य शिक्षा तथा कौशल विकास के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन रखी गई है। जी हाँ, एनीमिया के उन्मूलन के लिए और साथ ही सिकल सेल जो एनीमिया होता है उसके उन्मूलन के लिए दोस्तों भारत सरकार ने जो 2023 के बजट में लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक दोस्तों भारत को जो सिकल सेल एनीमिया मुक्त करना है। तो दोस्तों बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया रोग है, यह रोग जनजातीय क्षेत्र में अधिक होता है। जी हाँ, जनजातीय क्षेत्र में यह रोग अधिक होता है। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती है
है वह हंसिया के आकार की हो जाती है और इसमें दोस्तों आरबीसी की कमी भी होने लगती है। तो दोस्तों आरबीसी जो हंसिया के प्रकार की हो जाती है और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है जो 2047 दोस्तों यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य फैक्ट के ऊपर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जी हाँ, 2023 के बजट में दोस्तों कहा गया है, जो खोला जाने की यहाँ पे घोषणा की गई है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की यहाँ पे स्थापना की जाएगी, जिसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए दोस्तों, जी हाँ, जो 2023 के बजट में कहा गया है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा, जहाँ पे दोस्तों जो अध्यापकों को जो यहाँ पे जो बिल्कुल यहाँ पे अध्यापकों का प्रशिक्षण करवाया जाएगा, उनको किस प्रकार से दोस्तों बच्चों को यहाँ पे जो किस प्रकार से पढ़ाया जाने वाला है उनके बारे में यहाँ पे अवगत कराया जाएगा। नई नई जो तकनीक होती है उनके माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से बच्चों को अधिक विकसित किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे इनको प्रशिक्षण दिया जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं अगले फैक्ट के ऊपर, जो कि यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। बच्चों एवं किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, जी हाँ, यहाँ पे राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय भी खोले जाने वाले हैं। जी हाँ, जो बच्चों एवं किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय भी यहाँ पे खोले जाने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राथमिकता 2 के ऊपर। जी हाँ, प्राथमिकता 2 के ऊपर बात करते हैं तो प्राथमिकता 2 में कहा गया है अंतिम छोर एवं व्यक्ति तक पहुंचना। जी हाँ, अंतिम छोर व जो ग्रामीण ढाणियों तक जो व्यक्ति है उन तक किस प्रकार पहुंचा जाए, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे प्राथमिकता 2 रखी गई है। तो दोस्तों बात करते हैं आकांक्षी ब्लॉक जो कार्यक्रम रखा गया है वह उसी के तर्ज पर, जी हाँ, जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है ये 500 ब्लॉक तक रखा गया था। इसी के तर्ज पर दोस्तों आकांक्षी जिला कार्यक्रम की स्थापना की गई है, जो कि भारत के 112 जिलों में शामिल किया गया है। जी हाँ, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की स्थापना की गई है जो कि भारत के जिनमें 112 जिलों को शामिल किया गया है। इसकी तर्ज पर ही आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जो कि ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य, जी हाँ, ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि एवं आधारभूत संरचना में विकास के उद्देश्य से की गई है। तो दोस्तों जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की स्थापना की गई है वह 500 ब्लॉक पर की जाने वाली है। इसी के तर्ज पर दोस्तों वहां पे दोस्तों ब्लॉक स्तर पर उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, साथ ही कृषि और आधारभूत संरचना में विकास के उद्देश्य से यहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में कितने ब्लॉकों को यहाँ पे शामिल किया गया है, तो 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। साथ ही क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो 112 जिलों को उसमें शामिल किया गया है। तो समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन छपने की संभावनाएं है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। तो ये दोस्तों ये पीवीटीजी विकास मिशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पीवीटीजी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीवीटीजी की फुल फॉर्म इस प्रकार है, विशेष रूप से संवेदनशील व जनजातीय समूह है। तो दोस्तों जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह है उनको फुल फॉर्म पीवीटीजी होती है। तो दोस्तों बात करते हैं इसी के पीवीटीजी के मद्देनजर कि जो डेबर आयोग 1973 में आता है, जी हाँ, डेबर आयोग के द्वारा इन्हें अलग समूह में शामिल किया गया है। तो दोस्तों अलग समूह में किनको शामिल किया गया है, तो उन जनजातियों को शामिल किया गया है जो अभी शिकार करते हो या पढ़ना लिखना नहीं जानते हो। तो इस प्रकार की आदिम जनजाति है इसमें शामिल की गई है। तो डेबर आयोग के द्वारा दोस्तों 1973 में जो अधिक संवेदनशील जनजातीय समूह है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं या अभी तक शिकार करते हैं, तो इस प्रकार की जो आदिम जनजाति है उनको पीवीटीजी में शामिल किया गया है या जो संवेदनशील जनजातीय समूह में शामिल किया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं कि ऐसी कितनी पीवीटीजी जनजाति है कि जो इस ग्रुप में शामिल है। तो डेबर आयोग के द्वारा जो यहाँ पे जनजातीय समूह बनाया जाता है पीवीटीजी जनजातीय समूह, इसमें कितनी जनजातियां शामिल है, तो 75 जनजातियां ऐसी है जो कि पीवीटीजी जनजातीय समूह में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ से एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो दोस्तों आगे भी पूछे जाने की उम्मीद काफी है। तो इस पे दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा। और बात करते हैं कि सर्वाधिक पीवीटीजी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो दोस्तों उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा के अंदर सर्वाधिक संवेदनशील जनजातीय समूह पाया जाता है जो कि डेबर आयोग के द्वारा इसे अलग किया गया था। तो दोस्तों इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है काफी अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य फैक्ट के ऊपर जो है ऊपरी भद्रा योजना। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऊपरी भद्रा योजना है कर्नाटक में, उसे भी दोस्तों फंड दिया गया है। तो बात करते हैं ऊपरी भद्रा योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा किसके लिए लागू की गई, तो जो कर्नाटक में सूखा निवारण है। जी हाँ, जो कर्नाटक में हर वर्ष सूखा निवारण है उसके लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा ऊपरी भद्रा योजना चालू की जाती है। और दोस्तों उसी को दोस्तों
दोस्तों केंद्र सरकार ने जो बजट 2023 में 5300 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। जी हाँ, कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 5300 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। तो दोस्तों यह राशि जो आवंटित की गई है कर्नाटक में होने वाली समस्त स्टेट के एग्जामों के लिए तो काफी महत्वपूर्ण ही है, लेकिन साथ में दोस्तों बजट के संदर्भ में आपको एसएससी की प्रत्येक एग्जाम में भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत साझा पुरालेख निदान, जिसे दोस्तों भारत श्री कहा गया है। जी हाँ, भारत साझा पुरालेख निदान, जिसे भारत श्री के नाम से जाना गया है। तो दोस्तों एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि भारत श्री क्या है। तो भारत श्री जो है दोस्तों पुरानी अभिलेखों को डिजिटलीकरण करने के लिए जो भारत साझा पुरालेख निदान कार्यक्रम लॉन्च किया गया है उसका नाम भारत श्री है। तो एग्जामिनर यहां से इस प्रकार क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो भारत साझा पुरालेख निदान कार्यक्रम है जिनमें दोस्तों 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाने वाला है। जी हाँ, 1 लाख प्राचीन पुरानी जो अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाने वाला है, जो कि भारत श्री योजना के माध्यम से किया जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राथमिकता 3 के ऊपर। जी हाँ, प्राथमिकता 3 के ऊपर बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि अवसंरचना और निवेश। तो अवसंरचना और निवेश के लिए प्राथमिकता 3 में सबसे पहले बात करते हैं पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। जी हाँ, जो पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की वृद्धि हो चुकी है। तो एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि लगातार तीसरे वर्ष कितने दोस्तों पूंजीगत निवेश में वृद्धि हुई है। तो 33% की वृद्धि हुई है और कितनी वृद्धि, तीव्र वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। तो 2023 में जो पूंजीगत निवेश है 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है, जो कि टोटल भारत की जीडीपी का 3.3% होगा। तो दोस्तों यहां से भी 100% क्वेश्चन छपने की उम्मीद है। तो दोस्तों इसे स्टार लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.7 लाख करोड़ रुपए होगा, जो कि जीडीपी का 4.5% होने वाला है। पूंजीगत निवेश परिव्यय के बारे में बात करते हैं तो वह 10 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि प्रभावी पूंजीगत व्यय है वह 13.5 लाख करोड़ रुपए के समथिंग है, जो कि जीडीपी का 4.5% होने वाला है। तो दोस्तों ये समस्त दोनों फैक्ट यहां से एग्जाम में छप सकते हैं, तो स्टार लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वर्ष 2023 में जो बजट पेश किया गया है उसमें सर्वाधिक जो बजट पेश किया गया है रेल मंत्रालय को किया गया है। जी हाँ, रेल मंत्रालय को सर्वाधिक बजट दिया गया है, जो कि कितनी संख्या है, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। जी हाँ, जो रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन रेलवे की एग्जाम के लिए तो काफी महत्वपूर्ण हो ही चुका है। इसी के साथ 2023 में होने वाली समस्त एसएससी की एग्जामों के लिए भी यह क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इस पे स्टार लगा लीजिएगा। यह 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेलवे के लिए कितना बजट 2023 के बजट में यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान बजट 2023 में निर्मला सीतारमण के द्वारा जो रेल मंत्रालय है उसको प्रदान किया गया है। और यह जो 2.40 लाख रुपए है यह 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। जी हाँ, 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक बजट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शहरी अवसंरचना विकास निधि। तो दोस्तों एक और यहाँ पे फंड बनाया गया है जो है शहरी अवसंरचना विकास निधि, यूआईडीएफ जिसे कहा जाता है दोस्तों अर्बन। जी हाँ, शहरी अवसंरचना विकास निधि जिसे कहा जाता है यूआईडीएफ। उसके जो टियर 2 टियर 3 है शहरों में शहरी अवसंरचना का निर्माण करना। जी हाँ, शहरी अवसंरचना का निर्माण करना, साथ ही राष्ट्रीय आवास बैंक इसका प्रबंधन करने वाला है। तो दोस्तों जो यहाँ पे निधि या फंड दिया जाएगा उसमें जो यहाँ पे प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा इसका प्रबंध किया जाने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राथमिकता 4 के ऊपर, जिसमें हम रखा गया है सक्षमता को सामने लाना। तो जो सक्षमता होती है, जी हाँ, क्षमता को सामने लाने के लिए यहाँ पे प्राथमिकता 4 रखी गई है, जिसमें दोस्तों बात करते हैं मिशन कर्मयोगी। जी हाँ, मिशन कर्मयोगी जो योजना है उसके बारे में चर्चा की गई है कि प्रशासन के लिए ताकि वह पारदर्शी व जवाबदेही बन सके। जी हाँ, जो मिशन कर्मयोगी योजना लागू की गई थी वह प्रशासन के लिए लागू की गई थी, जिसमें दोस्तों प्रशासन के लिए पारदर्शी व जवाबदेही बनाने के लिए दोस्तों इस मिशन कर्मयोगी योजना लागू की गई है। इसी की तर्ज पर दोस्तों आई गोट कर्मयोगी योजना का शुभारंभ किया गया है। जी हाँ, मिशन कर्मयोगी की तर्ज पर ही आई गोट कर्मयोगी योजना का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बजट में 2023 के बजट में जिन भी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई है वो उन योजनाओं को तो दोस्तों बिल्कुल कवर करना ही है, क्योंकि 2023 में इन योजनाओं की चाहे दोस्तों
दोस्तों स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाने वाला हो, या दोस्तों किसने स्थापना की, कहां स्थापना की और इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इस प्रकार के समस्त क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आपको यहाँ पे विस्तार पूर्वक बताया गया है। अभी जो सेशन आरंभ हुआ उसमें भी जो आरंभ में भी बताया गया है कि जो भी जिन योजनाओं का यहाँ पे नाम लिया गया है उन सभी योजनाओं की स्थापना से कहां पे स्थापना हुई, किसने स्थापना की, इस प्रकार समस्त फैक्ट आपको बताए जाने वाले हैं। तो दोस्तों स्टैटिक्स आईक्यू परिवार के द्वारा आप सभी के लिए यहाँ पे दिन रात मेहनत की जा रही है, आप सभी के लिए समय समय पे क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है। उसी के साथ आपको यहाँ पे जो एग्जाम में एनालिसिस होता है, चाहे वह किसी प्रकार की एग्जाम हो, तो उसका भी एनालिसिस आपको मिलता है। तो दोस्तों आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखिएगा। और यदि आज आप हमारे सेशन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आप अपनी तैयारी है या जो दावेदारी है वह मजबूती से रख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे आईगोट कर्मयोगी परियोजना किस प्रकार लागू की गई है। तो दोस्तों ये जो आईगोट कर्मयोगी योजना है वह मिशन कर्मयोगी के जो तर्ज पर ही लागू की गई है। तो दोस्तों हम बात करते हैं मिशन कर्मयोगी की, तो उसमें प्रशासन के लिए यह योजना लागू की गई थी। तो जो योजना लागू की गई है आईगोट कर्मयोगी योजना है, यह सिविल सेवकों की क्षमता में निर्माण, योजना क्रियान्वयन को बेहतर हो सके उसके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। तो दोस्तों आईगोट कर्मयोगी योजना के मद्देनजर जो ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा, किन्हें दिया जाने वाला है, जो सिविल सेवक है उनकी क्षमता में निर्माण करने के लिए, और जो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है उनका क्रियान्वयन सही बेहतर तरीके से हो सके उनके लिए इन सिविल सेवकों का दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन प्रशिक्षण एक कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्यक्रम को पूरा नाम दिया गया है, इस योजना को पूरा नाम दिया गया है आईगोट कर्मयोगी योजना, जो कि दोस्तों मिशन कर्मयोगी योजना के तर्ज पर ही इसे लागू किया गया है। तो मिशन कर्मयोगी योजना भी आपको देख चुके हैं, आईगोट कर्मयोगी योजना के बारे में पढ़ चुके हैं किस प्रकार से यहाँ पे इसके योजना को लागू किया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाने वाली है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों आपके अपने परिवार स्टैटिक्स आईक्यू के द्वारा यहाँ पे जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है उन्हीं को आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। आपको जो भी यहाँ पे जो भी लाइन टू लाइन जो फैक्ट मिले हैं उनसे दोस्तों हर एक लाइन से एक क्वेश्चन पुट अप होता है। तो आपको इस प्रकार की दोस्तों जो बजट 2023 के पूछे जाने वाले समस्त जो क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके दोस्तों वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी सेशन जो एंड होने के बाद आपको जो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्थायी खाता संख्या, पैन नंबर जो होता है परमानेंट एड्रेस नंबर, स्थायी खाता संख्या को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ, जो बिजनेस करने वाले व्यक्ति है उनके लिए जो उनका पैन नंबर होता है सामान्य बिजनेस पहचानकर्ता के रूप में स्थायी खाता संख्या पैन संख्या को यहाँ पे मंजूर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाने वाला है। जी हाँ, जो 5G सेवा जो आधारित है उनकी एप्लीकेशन के विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाने वाला है। तो दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि 5G के विकास के लिए कितनी प्रयोगशालाएं का यहाँ पे निर्माण किया जाने वाला है। तो 100 यहाँ पे प्रयोगशालाओं का निर्माण होगा। चलिए अब बात करते हैं अन्य फैक्ट के ऊपर। भारत में 5G की शुरुआत है 1 अक्टूबर 2022 को हो चुकी है। जी हाँ, 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राथमिकता 5 के ऊपर। जी हाँ, प्राथमिकता 5 में बात किया गया हरित विकास। जी हाँ, जो 2023 के जो बजट होता है उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वह हरित विकास पे होती है। तो दोस्तों हरित विकास से आप समझ पा रहे हैं हरियाली विकास। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे जो बात करते हैं सबसे पहले वह फैक्ट है मिशन लाइफ। तो दोस्तों मिशन लाइफ किसे कहा गया है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। जी हाँ, पर्यावरण को यहाँ पे स्वच्छ रखने के लिए मिशन लाइफ की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत है गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाती है। जी हाँ, मिशन लाइफ जिसके फुल फॉर्म इस प्रकार है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में इसकी शुरुआत की जाती है। इसी की तर्ज पर दोस्तों जो यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है जो भारत सरकार के द्वारा कि जो निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। जी हाँ, जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है वह 2070 तक, जी हाँ, भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है जो 2023 में रखा गया है। तो दोस्तों इस फैक्ट के ऊपर भी स्टार लगा लीजिएगा। 100% यह है जो आपकी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा कितना रखा गया है। तो 2070 तक भारत कार्बन का शून्य उत्सर्जन करने वाला है। इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य फैक्ट के ऊपर जो कि हरित विकास के संबंधित है, हरित हाइड्रोजन मिशन। तो दोस्तों
हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए भारत सरकार के द्वारा 19,700 करोड़ रुपए का जो फंड आवंटित किया गया है। जी हाँ, हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए भारत सरकार के द्वारा 19,700 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पे आवंटित किया गया है। तो दोस्तों इस फैक्ट पे भी स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन यहाँ पे छपने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या रखा गया है। तो 2030 तक, जी हाँ 2030 तक भारत 15 मैट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ, हाइड्रोजन है जो जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और दोस्तों भारत ने लक्ष्य रखा है कि भारत 2030 तक 15 मैट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। जी हाँ, हाइड्रोजन का, हरित हाइड्रोजन का 15 मैट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन करने जा रहा है, जो कि 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये लक्ष्य से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीएम प्रणाम। तो दोस्तों बजट 2023 में इस प्रकार से शब्दों का दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं पीएम प्रणाम योजना, तो ये पीएम प्रणाम योजना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पीएम प्रणाम की फुल फॉर्म यहाँ पे इस प्रकार बताई गई है कि पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति सजगता, पोषण और सुधार के लिए दोस्तों पीएम प्रणाम कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि पीएम प्रणाम कार्यक्रम क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी माता के जो है पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति सजगता लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, पोषण और सुधार करने के लिए दोस्तों पीएम प्रणाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलिए बात करते हैं कि ये इसका उद्देश्य क्या है। तो पृथ्वी के प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग हो। तो दोस्तों हम कृषि कार्य करते हैं, उसमें जो रासायनिक उर्वरकों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो उसको दोस्तों यहाँ पे सीमित उपयोग करने के लिए और रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर प्राकृतिक उद्योगों को, उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए, जी हाँ प्राकृतिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों यह कार्यक्रम पीएम प्रणाम लॉन्च किया गया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोवर्धन स्कीम। जी हाँ, गोवर्धन स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो गोवर्धन स्कीम से यहाँ पे आशय है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो दोस्तों अवशिष्ट गोबर से धन किस प्रकार बनाया जाए, तो गोवर्धन स्कीम में दोस्तों इस प्रकार से बताया गया है। तो दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, गोवर्धन स्कीम किससे संबंधित है। तो दोस्तों अवशिष्ट गोबर से धन बनाने के लिए, जी हाँ अवशिष्ट गोबर से धन बनाने के लिए दोस्तों 500 संयंत्रों की स्थापना की जाने वाली है। जी हाँ, 500 संयंत्रों की जो स्थापना की जाएगी, जो कि अवशिष्ट होता है, गोबर होता है दोस्तों, उससे आमदनी किस प्रकार पर्याप्त हो, इसीलिए भारत सरकार ने बजट 2023 में घोषणा की है कि 500 संयंत्र इस प्रकार यहाँ पे लगाए जाने वाले हैं, जो कि अवशिष्ट या गोबर से दोस्तों किस प्रकार यहाँ पे आमदनी प्राप्त की जा सके, उससे किस प्रकार बायोगैस का उपयोग हो, चाहे वह दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक खाद बनाने से संबंधित हो। इस प्रकार के जो 500 संयंत्रों की स्थापना की जाने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य फैक्ट के ऊपर, जो कि हरित विकास से संबंधित है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च केंद्र की स्थापना की जाने वाली है। दोस्तों यहाँ पे भी स्टार लगा लीजिएगा, बिल्कुल 100% यह क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने बायो इनपुट रिसर्च केंद्रों की स्थापना की जाने वाली है। तो दोस्तों 10,000, जी हाँ 10,000 बायो इनपुट रिसर्च केंद्र की स्थापना की जाने की घोषणा बजट 2023 में की गई है, जो कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं 2023 की बजट में निर्मला सीतारमण ने एक नाम लिया है जो कहा गया है मिष्टी। तो मिष्टी प्रोग्राम क्या है या मिष्टी योजना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो मिष्टी जो कार्यक्रम है वह है तटीय जो पर्यावास है और ठोस आमदनी के लिए मैग्रूम पहल। तो दोस्तों मैग्रूम पहल से आप समझ पा रहे हैं मैग्रूम, तो मैग्रूव वन, जी हाँ यह योजना है जो मिष्टी योजना है, मैग्रोव वन या लवणीय भूमि के अंदर स्थित हेलोफाइट्स के विकास के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप कर सकता है कि मिष्टी पहल क्या है। तो जो मिष्टी योजना है वह मैग्रोव वन है, या जो लवणीय भूमि के अंदर जो हेलोफाइट्स होते हैं या लवणीय भूमि में उगने वाले पौधे होते हैं उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। तो उनका विकास किस प्रकार से हो, उसके लिए भारत सरकार ने जो बजट 2023 में मिष्टी पहल की शुरुआत की है, जो कि मैग्रोव वन और जो भूमि के अंदर हेलोफाइट्स होते हैं उन जलीय भूमि में होने वाले हेलोफाइट्स का विकास के लिए की गई है। तो मिष्टी शब्द से दोस्तों आप मैं आशा करता हूं समझ पा चुके होंगे कि मिष्टी पहल क्या है। तो दोस्तों मिष्टी पहल मैग्रोव वन और उसमें होने वाले जो लवणीय
वनस्पति होती है उनके विकास के लिए लागू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमृत धरोहर। तो अमृत धरोहर पे बात करते हैं, जिससे दोस्तों आज से है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 3 वर्ष घोषित किए गए हैं। जी हाँ, आगे आने वाले 3 वर्ष जो घोषित किए गए हैं आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए किए गए हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है भारत ने अभी जो आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया है, उसके लिए दोस्तों भारत ने जो रामसर साइट की संख्या भी 75 कर दी है। हाँ जी दोस्तों, भारत में वर्तमान में रामसर साइट कितनी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको आंसर देना है 75। और दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन इस प्रकार भी पुटअप कर सकता है कि जो भारत में रामसर साइट है वह किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, तो तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट है, यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राथमिकता नंबर 6। जी हाँ, प्राथमिकता नंबर 6 में दोस्तों बात करते हैं युवा शक्ति। जी हाँ, जो प्राथमिकता 6 रखी गई है उसमें युवा शक्ति रखी गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले फैक्ट के ऊपर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, जी हाँ 4.0 जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसके अंतर्गत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की शुरुआत की जाने वाली है। तो दोस्तों इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से भी 100 और 101% यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के मद्देनजर कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने की शुरुआत की जाने वाली है। तो दोस्तों 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की यहाँ पे शुरुआत की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं प्राथमिकता 6 में देखो अपना देश। जी हाँ, देखो अपना देश योजना के बारे में कहा गया है कि जो देश के जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थल है या जो दोस्तों घूमने के स्थल है, चाहे वह हिल स्टेशन हो या दोस्तों अन्य स्टेट के किसी भी पर्यटन स्थल को घूमने के लिए दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे जो एक अनूठी पहल की गई है, उसके लिए दोस्तों पहले से ही उड़ान योजना, जी हाँ उड़े भारत का गरीब हर नागरिक है, तो उसके लिए उड़ान योजना आरंभ की गई है देखो अपने देश के लिए। चलिए अब बात करते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो दोस्तों ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, तो एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो सीमावर्ती गांव है, जी हाँ इंटरनेशनल बॉर्डर के सीमावर्ती जो गांव है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, वहां पे जो दोस्तों सीमावर्ती गांव में विकास के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, उनके संपूर्ण विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना लॉन्च की गई है। चलिए अब बात करते हैं प्राथमिकता 6 में जो अन्य फैक्ट के ऊपर, यूनिटी मॉल की स्थापना से संबंधित यहाँ पे कहा गया है। तो ये यूनिटी मॉल क्या होने वाला है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भारत सरकार के द्वारा ODOP कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, एक राज्य एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद, जी हाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, एक जिला एक उत्पाद, इसमें दोस्तों होता है कि एक जिले का एक मुख्य उत्पाद माना जाएगा। जैसे दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर में संतरे अधिक होती है तो वहां पे संतरे को दोस्तों GI टैग दिया गया है। कहीं चावल अधिक होता है तो वहां पे चावल है। बंगाल का दोस्तों जो रसगुल्ला मिठाई है उसको वहां का GI टैग दिया गया है। दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया है। उन सभी को दोस्तों एक स्टेट के अंदर एक जगह पे लाने के लिए एक यूनिटी मॉल की स्थापना की जाने वाली है, जो दोस्तों वहां पे हर स्टेट की प्रमुख एक चीज को वहां पे इकट्ठा किया जाएगा। उनके लिए यूनिटी मॉल की यहाँ पे स्थापना संबंधित 2023 के बजट में कहा गया है। एक जिला एक उत्पाद व जो भारत के जितने भी GI टैग वाली वस्तुएं हैं उनके लिए दोस्तों एक सामूहिक केंद्र की स्थापना की जाने की घोषणा की है, उसे नाम दिया गया है यूनिटी मॉल। जी हाँ, यूनिटी मॉल में एक जिला एक उत्पाद, उसके साथ GI टैग वाली समस्त वस्तुएं एक ही छत के नीचे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, उपलब्ध करवाई जाने वाली है। उसके लिए भारत सरकार ने यूनिटी मॉल कार्यक्रम की स्थापना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राथमिकता नंबर 7 के ऊपर, जो कि वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ, वित्तीय क्षेत्र में प्राथमिकता 7 रखी गई है, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर की स्थापना की गई है। जी हाँ, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर की स्थापना की गई है, जो कि दोस्तों ऋण का कुशल प्रवाह है। जी हाँ, ऋण का कुशल प्रवाह है वह वित्तीय स्थिरता के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर की स्थापना की गई है। जी हाँ, ऋण की कुशल प्रवाह है वह वित्तीय स्थिरता के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों महिला समान बचत पत्र। जी हाँ, जो यहाँ पे बात किया गया है वर्ष 2023 के बजट में कि महिला समान बचत पत्र भी स्थापना की जाएगी। जो दोस्तों बचत होगी वह 2 वर्ष के लिए की जाने वाली है और यह दोस्तों 2025 तक इसको लागू किया गया है। इसमें जो ब्याज दर होगी वह 7.5% होने वाली है और 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा यहाँ पे महिला समान बचत पत्र के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य फैक्ट के ऊपर, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है दोस्तों, इसकी जो अधिकतम लिमिट है 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। जी हाँ, बजट 2023 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। तो समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम फैक्ट के ऊपर, जो कि दोस्तों बजट 2023 का मुख्य फैक्ट और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों राजकोषीय घाटा है जो 2023-24 के लिए 5.9% रहने का अनुमान है। तो दोस्तों इस पे स्टार लगा लीजिएगा कि जो राजकोषीय घाटा है वह 2023-24 में कितना रहने का अनुमान है, तो 5.9%
9%, जी हाँ, राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। साथ ही दोस्तों कहा गया है 2025-26 में घटकर कितना होने वाला है, तो ये 4.5%, जी हाँ, जो 2025-26 में घटकर 4.5% होने का अनुमान रखा गया है। तो दोस्तों आज की सेशन में हमने बात की कि बजट 2023, जी हाँ, बजट 2023 से आपको 2023 में होने वाली समस्त एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वह जो बजट के दोस्तों यहाँ पे आरंभ से इतिहास से क्वेश्चन हो या किस प्रकार जो बजट की पृष्ठभूमि रहती है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2023 में किन किन जो मुख्य योजनाओं के ऊपर चर्चा की गई है, किस क्षेत्र में कितने यहाँ पे फंड की जो कितना फंड दिया गया है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो दोस्तों आज के सेशन में बजट 2023 से बनने वाले समस्त क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।